हम लोग ने 25 तक सॉल्व कर लिया था। अब आगे हम लोग 26 से कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? तो विद्युत धारा का जो सुचालक होता है वो जल है। देखो कहा भी जाता है कि भीगे अगर आपका शरीर जो है भीगा है तो उस समय आप ऐसा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसको टच ना करें, अदरवाइज आपको शॉक लग सकती है। ठीक है, तो ये जो होता है नल का पानी वो विद्युत का सुचालक होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल माना जाता है। तो पृथ्वी का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो शून्य माना जाता है, यानी 0 होता है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रतिरोध में स्वर्ण रंग का कोड सूचित करता है, यानी गोल्ड कलर जो होती है स्वर्ण रंग सुनहरी, उसका कोड जो होता है 0.01 होता है प्रतिरोध में। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, फ्यूज संयोजित होना चाहिए। फ्यूज जो होता है यूज किया जाता है सर्किट में, ताकि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के केस में जो धारा का मान अधिक बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि जितने भी सारे इक्विपमेंट है या सर्किट जो उसको जला सकती है उससे बचाने के लिए फ्यूज को सर्किट में लगाया जाता है, और वो हमेशा फेज में लगाते हैं ना कि न्यूट्रल में। बिल्कुल सही जवाब है, फेज के सीरीज में लगाया जाता है, ये फेज के करंट को कंट्रोल करता है। अगला सवाल है, फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती होता है? फ्रीक्वेंसी तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस के समानुपाती। बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया है। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल बराबर 2πfl। अब अगर इसके स्थान पे अगर ये पूछता कि फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी व्यतक्रमानुपाती, तो वो हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है XC बराबर 1/2πfc होता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक कार्य करता है? तो फेज टेस्टर जो होती है उसमें एक नियॉन लैंप होता है और एक कार्बन रजिस्टर भी लगा होता है, उसके थ्रू देखा जाता है कि फेज में सप्लाई है या नहीं है। तो इसकी जो कार्यकारी वोल्टेज होती है वो 500 वोल्ट तक ही होती है, यानी 500 वोल्टेज तक इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। मेजर यानी कि उससे जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये होती है फेज टेस्टर का कार्यकारी वोल्टेज। इससे अधिक अगर वोल्टेज प्रवाहित हो रही है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बारिश में औजार जो होती है उसमें जंग लग जाती है पानी से, तो उसमें क्या करना चाहिए कि औजार को जंग ना लगे? उसके लिए उसमें ग्रीस का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रीस लगाना चाहिए। ठीक है, तो इनको इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए ताकि उसमें जंग ना लगे। अगला सवाल है, मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होता है। तो मानव शरीर अगर वो जल से भीगा हुआ है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 1000 ओम होता है। ठीक है, इस केस में आप जो इलेक्ट्रिकल से अगर प्रवाहित हो रही कोई वायर है, कंडक्टर है, तो उसके आसपास ना जावे, हो सकता है आपको शॉक लग सकती है। ठीक है, इनकेस अगर उसका इंसुलेशन सही से नहीं है, डैमेज हो गया है तब। तो और इसके स्थान पर और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब शुष्क अवस्था होती है तो शुष्क अवस्था में त्वचा का जो प्रतिरोध कितना होता है? तो 1 लाख तक भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला सवाल है, यदि एक चालक में 120 कूलम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा का मान क्या होगा? देखो जो चालक है आवेश दे रखा है 120 कूलम और समय दे रखा है 60 सेकेंड। अब करंट का मान क्या रखा है? करंट का मान निकालना है तो करंट क्या होता है? 1 एम्पियर जो होगा करंट होगा वो 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो कूलम दिया 120, टाइम दिया 60 सेकेंड, दोनों को हम डिवाइड करेंगे 120/60 तो 2 एम्पियर आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, यदि किसी व्यक्ति का स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वो क्या दर्शाएगा? कोई व्यक्ति जो है इंस्टॉलेशन किया है, वायरिंग इंस्टॉलेशन किया गया, अब उसमें मैगर से टेस्ट किया जाता है कि उसका इंसुलेशन सही है या नहीं, कंटिन्यूटी सही है या नहीं, या शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, या ओपन तो नहीं है। ये सारी चीजें टेस्ट की जाती है सप्लाई देने से पहले। तो अगर मैगर में ये देखना है कि वो रीडिंग क्या दर्शाएगा जब इंस्टॉलेशन में काफी सारी शॉर्ट सर्किट हो रखी है। तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या हो गया कि इंसुलेशन जो होगा वो नहीं होगा, यानी कंटिन्यूटी की तरह दर्शाएगा।
तो मैगर का जो रीडिंग होगा वो 0 की ओर दिखाएगा, ठीक है, 1 मेगा ओम नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला सवाल है, यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसकी पावर में वृद्धि होगी। देखो विद्युत धारा जो है अगर 8% बढ़ा दिया जाए तो पावर क्या होगा, 0.0 या 8, यानी 8% क्या होता है, 8/100 क्या होगा, 0.08, इतनी में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध गुणांक 0 तापमान होता है, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो 0 है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके रेजिस्टेंस पे, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा, तो वो होती है मैंगनीज। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, तो विद्युत आवेश यानी चार्ज जो होता है वो किसी कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, चालकों के माध्यम से विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है। तो विद्युत आवेशों के बीच जो बल होती है, ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि कूलम का एक नियम है, कूलम ने 2 नियम दिए थे, दोनों नियम मैं विस्तार से बताऊंगी। तो इसमें ये बताना कि ये जो नियम है वो कौन से नियम के अनुरूप है, यानी मिलता जुलता है। तो देखो कूलम ने 2 नियम दिए थे, पहला नियम क्या था कि जो समान आवेश होगा वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन असमान जो आवेश होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा क्या था कि दो जो चार्ज्ड बिंदु है, यानी मास जिसको कहेंगे कि आवेश है, दो आवेश जो है उसके बीच में लगने वाला जो बल होगा उसके स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी इसमें क्या एक पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें जो फोर्स लगता है दो कूलम यानी दो आवेश के बीच, ठीक है, दो आवेश के बीच जो फोर्स लगता है वो क्या होता है कि उसके स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्या होता है कि जैसे एक गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो क्या करते हैं, आकर्षित करता है कि नहीं, तो इससे ये मिलता जुलता है। बिल्कुल इन्होंने जो आंसर है वो गलत दे रखा है, इसका आंसर ये हो जाएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। अगला सवाल है, विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन मोटो क्या है। अर्थिंग जो देते हैं विद्युत विद्युत उपकरणों में, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्यों देते हैं, तो जैसे कि ओवरलोड या उसका वाइंडिंग का इंसुलेशन अगर डैमेज हो गया तो क्या होगा कि उसका जो कंडक्टर होगा उसके मेटलिक पार्ट जो होती है बॉडी कवर से क्या हो जाएगा, वो लग सकती है यानी टच हो सकती है, जिस वजह से क्या होगा कि उसमें से भी धारा प्रवाहित होगी। या ओवरलोड के केस में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है, उसमें क्या होगा कि हमें शॉक लग सकती है अगर हम उसको टच करेंगे, उसके बॉडी को टच करेंगे, तो वो जो अतिरिक्त धारा होती है वो क्या होते है उस टाइम अर्थिंग के माध्यम से पृथ्वी पर चली जाती है। तो इसका मेन मोटो यही है कि अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार का हैमर यूज किया जाता है। तो विद्युत कार्य के लिए यानी इलेक्ट्रिशियन जो यूज करते हैं हैमर विद्युतीय वायरिंग में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो यूज करते हैं, तो वो होती है बॉल पिन हैमर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्युत की एक यूनिट किसके बराबर होती है। ये अक्सर जो घरों पे जो एनर्जी मीटर पे बिल आती है उसमें इसको मेजर करते हैं इस प्रकार से। तो विद्युत की एक यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर में, यानी 1000 वाट एक प्रति घंटे में जो होगी वो उसको हम एक यूनिट कह सकते हैं, एक यूनिट कहते हैं। तो एक यूनिट इसके बराबर होती है 1 किलोवाट आवर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखो विद्युत धारा से अगर कोई आग लग रही है, सर्किट पे लगती है, इक्विपमेंट में लगती है, तो उसमें जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तो जल सुचालक होती है, उसमें करंट लग सकती है, हमें शॉक लग सकती है, और इससे इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इसका अर्थ है कि वहीं शॉक लग सकता है। देखो एक एक टर्म आता है इलेक्ट्रोक्यूट, इससे क्या होता है कि कभी कभी जो होता है ना टॉर्चर करता है, या फिर कोई किसी से जिस तरह से मर्डर टाइप का होता है, देखिए कि किसी को शॉक लगा के मारना, तो वो होती है इलेक्ट्रोक्यूट। तो इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, यानी इसका अर्थ है कि शॉक लग सकता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। अगला सवाल है, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ आवश्यक होता है। क्यों होता है? ईएमएफ होता क्या है? तो ईएमएफ जो होती है, इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे में गतिमान करने के लिए जो बल लगता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह में जो बल लगता है गति करने के लिए, वो बल ही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्युत से लगी आग में इनमें से कौन सा अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? विद्युतिक यानी कि जो आप लोगों ने पढ़ा है कि क्लास डी का ये आग है, तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो वो होता है झाग प्रकार के, यानी फॉर्म टाइप का। झाग प्रकार में क्या होता है कि इसमें पानी जो होता है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वैसे ही कहा जाता है कि इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि झाग वाले में पानी का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें सीटीसी या CO2 या हेलोन, इस प्रकार का अग्निशामक जो होता है उसका उपयोग करना चाहिए। अगला सवाल है, विद्युत आदि वायरिंग में समकोण को जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में 90 डिग्री एंगल को जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड का रंग कैसा होता है? ये सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह जो होती है उसका बैकग्राउंड का कलर जो होता है वो होता है हरा, यानी पृष्ठीय जो रंग होती है वो ग्रीन होती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, समांतर में लगे एक लैंप, दो लैंप जो कि 240 वोल्ट स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगी? ठीक है, समांतर में लगा है, दो लैंप है, लैंप का मान जो है दो लैंप है जिसमें 240 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है, तो इसमें बताने की दोनों लैंप में जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, क्योंकि ये पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज का मान सेम होता है, तो यानी दोनों लैंपों पर वोल्टेज क्या होगा? 240 वोल्ट ही होगा। बिल्कुल सही जवाब है। 50वां सवाल और आखिरी सवाल है, सामान्यतः शरीर में कितने मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रवाह खतरनाक हो सकता है? तो देखो, जो शॉक लगती है हमें, ये डिपेंड करता है समय पर भी और करंट जो उसकी मात्रा पर भी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने मिली एम्पियर के से अधिक अगर धारा प्रवाह हो रही है हमारे शरीर पर, तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है 50 मिली एम्पियर। इतने एम्पियर में अगर करंट जो होती है अगर शरीर से प्रवाहित हो रही है, तो वो उस इंसान की मौत हो सकती है, यानी मौत हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक है। अलग अलग जो होती है रेंज, जैसे कि 5 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, इस सब में क्या होता है कि उतना अनुभव नहीं होता। थोड़ा बहुत जो होती है थोड़ी सी हल्की सी, जैसे कोई चींटी वगैरह काटता है तो उस टाइप की फीलिंग हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे अगर इसकी मात्रा बढ़ती है, जैसे 20 मिली एम्पियर या 30 मिली एम्पियर में क्या होता है कि मांसपेशियां जो होती है वो संकुचित होने लगती है। अधिक समय तक प्रवाह होने पर क्या हो सकता है कि व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, लेकिन 50 मिली एम्पियर है अगर, तो उसमें इंसान डायरेक्ट उनकी मौत हो जाती है कुछ ही क्षणों में। ठीक है, ये थी 50 क्वेश्चन। अब बताइए कि इसमें कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, ठीक है, तो हम लोग फिर कल नेक्स्ट सोल्यूशन क्लास में जुड़ते हैं। ओके, धन्यवाद।